वालेकुम अजीज तलबा, आज हम 10वीं जमात के 4वें लेसन से हिंदुस्तान के आबो हवा का जो दूसरा किस्त है उसको आज आप समाअत फरमाएंगे। एक अहम सवाल है जो हर साल भी एग्जाम में पूछा जाता है आलमी हिद्दत और आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक से। आइए जाने सबसे पहले आलमी हिद्दत का जो कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हकीकत में अगर हम देखते हैं तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अमेरिका के वेल्स स्मिथ ब्रोकर ने 1975 में एक मजमून लिखा था माहौलियाती तब्दीली। उसमें उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया था। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? ग्लोब इज गेटिंग वार्म, तो अर्थ इज वार्म, यानी बॉल ऐसा समझिए आप, कुर्रे अर्ज की सतह पर तेजी से बढ़ता हुआ दर्जे हरारत। तो सबसे पहले वेल्स स्मिथ ब्रोकर ने अपने मजमून में इस इस्तिलाह को इस्तेमाल किया, ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत। आलमी हिद्दत की तारीफ मुख्तसरन आप ये समझिए, कुर्रे अर्ज की सतह पर तेजी से बढ़ता हुआ टेम्परेचर, दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। और देखिए इसके कई असबाब भी हो सकते हैं। बढ़ती हुई आबादी एक फैक्टर है और इसी तरह से माहौलियाती आलूदगी एक दूसरा फैक्टर भी है। आइए हम जाने कि आलमी हिद्दत में कौन कौन अहम रोल अदा करते हैं। एक है AGW यानी एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब यह होता है इंसानी सरगर्मियों का सबब। इंसानी सरगर्मियों के सबब में अब हम देखते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में हम जो है हमलो नकल की जो जराए हैं, मोटर गाड़ी, कार वगैरह, बसेस वगैरह जो हम चलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो इखराज करते हैं वो आलमी हिद्दत में एक अहम रोल अदा करते हैं। माहौलियाती हिफाजती इदारा EPA के मुताबिक आलमी हिद्दत में तकरीबन 30% रोल हमलो नकल का होता है। हमलो नकल का जो सिस्टम है तो उसके जरिए से आलमी हिद्दत में जो कंट्रीब्यूट होता है माहौल को आलूदा करने में, यानी आलमी हिद्दत में, ग्लोबल वार्मिंग में तकरीबन 30% उसका हिस्सा होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी फ्रिजेस का, AC वगैरह, एयर कंडीशन का, एयर कूलर का जो इस्तेमाल होता है आज के टेक्नोलॉजी के दौर में, तो वहां उससे जो गैस खारिज होती है वो भी आलमी हिद्दत में अहम रोल अदा करती है। एक दूसरी बात है कि मीथेन गैस, इसका फार्मूला है CH4, मीथेन का जाबिता है। ये मीथेन गैस जो है कुदरती गैस का एक अहम जुज होता है, एक अहम उन्सुर होता है। इसको गीली गैस भी कहते हैं। ये अगर हम देखते हैं टंड्रा इलाके में, वहां पर जो है बर्फ के तोदों के नीचे ये गैस खारिज होती है और इसका ये बाहर निकलकर आलमी हिद्दत में इजाफा के सबब बनने के बाद बर्फ के जो तोदे होते हैं वो पिघलने लगते हैं। तो आलमी हिद्दत में एक अहम रोल मीथेन गैस का भी होता है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर आलमी हिद्दत को रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई। लिहाजा एक कोशिश ये भी थी कि 2013 में IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके तहत वारसा में, पोलैंड में 2013 में कॉन्फ्रेंस भी मुनाकिद हुई थी। वहां पर दो सतह के लोग थे, तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक। तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक। तरक्की याफ्ता ममालिक जो माशी तौर पर वेल सेटल हैं और वहां पर सनती कारखाने सब अच्छी तरह से हैं, ये लोग कहते थे तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक से कि वो कोयला जलाने वाले और दीगर सरगर्मियां जो ग्रीन हाउस गैसों को इफेक्ट करते हैं उसको कम किया जाए और सनती कारखानों की जो है तखफीफ किया जाए। तो तरक्की पजीर ममालिक इससे आमदा नहीं हुए। क्यों? ये ऑलरेडी सेटल हो गए थे, ये डेवलपिंग में है, तो कैसे इनकी बात माने? और इनकी जो बात है तरक्की याफ्ता ममालिक मान नहीं सके। लिहाजा दोनों में तसादुम हुआ, टकराव हुआ और ये जो कॉन्फ्रेंस थी IPCC 2013 वारसा में नाकाम रही। तो लिहाजा इसके यही वजूहात थे नाकाम होने के कि इनके ऊपर वो सरगर्मियां आयद किए, यानी जो, और ये लोग मानने को तैयार नहीं हुए। ये बातें हैं। आइए आलमी हिद्दत का एक कॉन्सेप्ट ये भी समझे आप। जमीन अल्लाह ताला ने कुदरती निजाम को अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे अंदाज से तश्कील किया है। और देखिए जमीन और सूरज के दरमियान फिजाई गिलाफ जो होता है उसमें एक
ओजोन परत रहती है, ओजोन लेयर बोलते हैं इसको। आप देख सकते हैं सूरज से आने वाले नुकसानदा शुआओं को, अल्ट्रा वायलेट शुआओं को जमीन पर डायरेक्ट पड़ने से, रास तौर पर आने से वो ओजोन परत रोक लेती है। जब इंसानी सरगर्मियां, जब इंसान माहौल के साथ खिलवाड़ करता है तो वो ओजोन परत में इरोजन करता है, तो लिहाजा जिसकी वजह से दर्जे हरारत टेम्परेचर में इजाफे का बाइस बनता है। तो आज हम ये जाने आलमी हिद्दत का तारीख, आलमी हिद्दत का तस्वुर यानी उसकी इस्तिलाह कब से शुरू हुई। 1975 से वेल्स स्मिथ ब्रोकर जो अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माहिर माहौलियात के प्रोफेसर थे, और इसी तरह से उसकी तारीख भी हम पढ़े। पूरे अर्ज की सतह पर तेजी से बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, बढ़ती हुई आबादी और माहौलियाती आलूदगी उसके अहम अनासिर रहे, और उसकी इंसानी सरगर्मियों के सबब यानी हमलो नकल में EPA के मुताबिक 30% हिस्सा जो है उसमें आलमी हिद्दत में इसका अहम रोल होता है। ये चंद अहम बातें थे, आप जो है इसको पढ़ें। अब हम ये जानें कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या होते हैं। देखिए बहुत सारे असरात में मैं चंद असरात उस पर जो ग्लोबल वार्मिंग के जो असरात होते हैं मैं इसे नोट किया हूँ। सबसे पहले है कि हिमालय के ग्लेशियर का पिघलना, यानी जब दर्जे हरारत में इजाफा होता है तो हिमालय के ग्लेशियर पिघलते हैं और जिसकी वजह से सतह समंदर में इजाफा होता है, और इसके सबब जो है साहली इलाके बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। एक दूसरा असर यह है कि माहौलियाती तब्दीली, यानी जब दर्जे हरारत में इजाफा होता है, आबी बखारात में इजाफा होकर बेतरतीब बारिश बरसते लगते हैं, लिहाजा जिसकी वजह से माहौलियात में तब्दीली वाकई होती है। एक तीसरा असर यह है कि खुश्क साली, ऐसा समझे कहत साली भी समझ सकते हैं। खुश्क साली यानी दर्जे हरारत में जब इजाफा, जैसे बहुत सारे ममालिक भी हम देखने को मिलते हैं, शुमाली अमेरिका, जनूबी अफ्रीका, मेक्सिको, इंडिया, यानी ग्लोबल वार्मिंग का असर है कि वहां पर खुश्क साली ज्यादा होती है, जिसकी वजह से सेहत और खुराक का भी मसला दरपेश होता है। ग्लोबल वार्मिंग का एक असर खुश्क साली। एक चौथा नुकता ज़िराअत है, यानी गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी और बेतरतीब बारिश का नाजिल होना, यानी बेतरतीब बारिश, गैर मौसमी बारिश की वजह से ज़िराअत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह से पानी की कमी, और आप जानते हैं ना सिर्फ इंसान उससे परेशान है बल्कि जानवर भी उससे परेशान है। पानी की कमी यानी जमीनी पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे गिर जाती है, ये हम रोजमर्रा जिंदगी में देख रहे हैं। एक चौथा नुकता है कि जंगलात में आग लगना। ये जंगलात में आग लगना एक कुदरती प्रोसेस होता है, कुदरती अमल होता है। जैसे हम करीब में देखें ऑस्ट्रेलिया की जंगलात में आग लगना, देखिए कि आलमी हिद्दत की वजह से जंगलात में आग लगना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होता है, जो आलमी हिद्दत में एक अहम रोल अदा करता है। और जिस तरह से करीब ऑस्ट्रेलिया की जंगलात की जो मिसाल हमने एक 5-6 माह कबल भी हमने देखा, ये तो प्रोसेस कुदरती प्रोसेस होता है, लेकिन ज्यादा तौर पर ये आलमी हिद्दत की वजह से जंगलात में आग लगने का जो प्रोसेस होता है। एक आखिरी नुकता है सैलाब। जब आप जानते हैं कि दर्जे हरारत में जब इजाफा होता है, ग्लेशियर का जब पिघलना होता है, सतह समंदर में जब इजाफा होता है, तो सैलाब ज़्यादा इलाके, बहुत ज्यादा सैलाब वाले इलाके बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं उससे। और इसकी एक मिसाल किताब में, दरसी किताब में आप देख सकते हैं कि कोलकाता मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत जो आइला तूफान 2009 के तहत जो लोग जिससे वो इफेक्ट हुए थे, तो इसका जो पूरा वाकया आप उसमें देख सकते हैं। लिहाजा ग्लोबल वार्मिंग के असरात आज हम समझे कि हिमालय की ग्लेशियर का पिघलना, माहौलियाती तब्दीली, खुश्क साली, ज़िराअत, पानी की कमी, जंगलात में आग का लगना, आलमी हिद्दत पर काबू कैसे पा सकते हैं। बहुत सारे नुकात थे, चंद नुकात आपकी जहनी सतह के मुताबिक। एक है कि शजरकारी, दरख्त वगैरह का ज्यादा लगाना, इसी तरह से जंगलात को काटने से हिफाजत करना। एक तीसरा नुकता है कि तवानाई का बेदरीग इस्तेमाल करने से ममानियत, और इसी तरह से काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल करना चाहिए। हजरत आप जानते हैं कि कुदरत ने जो माहौल अल्लाह ताला ने जो बनाया है खुशगवार, उसको इंसान अपने हाथों से ही बिगाड़ देता है।
قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد برپا ہو چکا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں، کس وجہ سے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے، یعنی انسان اپنے ہاتھوں سے ہی جنگلات کو کاٹتا ہے اور بے دریغ توانائی کا بے دریغ استعمال کرتا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کا بے دریغ استعمال کرنا اور نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اس سے غافل ہو جانا. اور اسی طرح سے دیکھیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ الرحمن میں بھی ایک آیت آپ پڑھیں گے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ولا اسی طرح سے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام کو جو بنایا ہے، جو سسٹم جو بنایا ہے، اس کو آپ جو ہے خلط ملط نہ کریں. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کرے عالمی حدت پر قابو پانے کا جو نقطہ ہے کہ ہم بہت سارے نکات میں سے تقریباً چند پہلو ہم سامنے رکھیں، شجرکاری، جنگلات، توانائی کا بے دریغ استعمال کرنے سے گریز کریں، قابل تجدید توانائی کا ہم استعمال کریں.